आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोग अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए या फिर अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी न किसी अपने जानकार पर काला जादू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस विद्या को यूज करते हैं एक अलग तरीके से पैसा कमाने के लिए। वो अलग अलग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और जब तक उनसे पैसा एक्सटॉर्ट कर सकते हैं तब तक वो पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर। लेकिन यहां जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये भी कोई तरीका होता है काला जादू करने का। आई नो आप लोगों ने इससे पहले कभी ऐसे तरीके के बारे में नहीं सुना होगा जैसे काला जादू हो सकता है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको भी सतर्क और सावधान दोनों रहने की जरूरत होगी और वह आपको पता लग जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो एक कहानी है राजन की जो दिल्ली के रोहिणी एरिया से बिलोंग करता है। राजन की फैमिली जो है वो फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली है और राजन जब 17 साल का था तब से ही वह कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करके मतलब इधर उधर से अपने टैलेंट को यूज करके वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर लेता है। वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, बढ़िया एवरेज से ऊपर है, टेक की उसे बहुत नॉलेज है और टेक के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ऐसे ही टेक के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर अब अपना एक्सपेंसेस अपने काम चलाता रहता है। ये बात है 2022 की जब उसका एडमिशन हुआ था दिल्ली की एक न्यूली ओपन यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। और उसने यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था। तो ये था बीएसएससी का एक कोर्स था और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सेम कोर्स के अंदर थे। कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज पहुंचने उसके कई सारे दोस्त बने। कॉलेज अच्छा था और उनका करिकुलम भी बहुत अच्छा था। और वहीं पर उसी कॉलेज में इसकी एक और दोस्त बनी। इसका नाम था रक्षा। रक्षा से राजन जो था वह उसी कॉलेज के अंदर ही मिला था और इस ऐसे उनकी कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। तो रक्षा एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर को छोटा मोटा काम किया करते थे और जिससे उन्होंने उसका इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाया था। तो राजन जो था इनका जो सिलेबस था, इनका जो कोर्स था, उसके अंदर एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था फेस द वर्ल्ड और सोशियो इमोशनल लर्निंग। तो एक नए तरह का ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे देखने पे लग रहा है कि आपको बेसिकली एक तरह का ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें लाइफ के अंदर जो चैलेंज आते हैं लोगों को समझने में, लोगों से बातचीत करने में, शायद उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना था। तो इसी सब्जेक्ट के अंदर इन लोगों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था जिसमें इनको सोसाइटी किसी एक प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉल्व करना था। तब जो ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है तो 4-5 लोग एक साथ काम करते हैं और इसी ग्रुप के अंदर राजन के साथ थी रक्षा। एक्चुअली राजन का जो घर था वो इनकी यूनिवर्सिटी के सबसे क्लोज था, बाकी और लोगों का घर जो था वो बहुत दूर था। तो जब बैठ के एक साथ मीटिंग करने की बात हुई तो राजन ने कहा कि यार एक काम करते हैं, मेरे घर पर भी बैठ सकते हैं सब लोग। तो सभी लोग को लगा कि हाँ ठीक है, इसका घर पास में भी है। और उनमें सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड थी वो थी रक्षा। उसने बोला वायर तेरे घर पे चलेंगे, तू ना अपने घर वालों से मिलाना हम सबको और अपना पूरा घर हमको दिखाना। तो उसने बोला हाँ यार बिल्कुल दिखाएंगे, चलो तुम चलो। तो ये सब लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर मतलब बेसिकली उन्हें प्री प्लान नहीं था, एकदम से प्लान बन गया इनका। तो जब ये पहुंचे तो घर में साफ सफाई का ही काम चल रहा था। तो घर पहुंचकर जो रक्षा थी वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, बार बार कि उसे राजन का घर देखना ही देखना है। उस टाइम पर उसने बोला कि अभी घर में साफ सफाई चल रही है तो किसी और दिन घर देख लेंगे। तो फिर सबने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह से मिलवा हो। तो उसने अपने घर के मेंबर से मिलवाया, बताया कि भाई ये मेरे कॉलेज में है, हमें ऐसा प्रोजेक्ट मिला है और हम सब मिलकर बैठकर यहाँ पर उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इस तरह से घर वालों से इंटरेक्शन हुआ, फिर इन लोगों का डिस्कशन हुआ और 1-2 दिन ऐसे ही ये लोग सब राजन के घर पे आते थे। जब ये काम हो गया एम प्रोजेक्ट वाला काम, तो रक्षा जो थी वो 2-3 दिन के लिए अपने घर पर चली गई और छुट्टी लेकर, और 2-3 दिन के बाद ही वो वापस से कॉलेज आई। अब उसके बाद जब वो वापस अपने घर से आई तो जब वो राजन से तो बोलती यार मुझे तेरा घर देखना है, ने मम्मी पापा से बोला वो बहुत अच्छे हैं, ले तेरा घर भी बहुत अच्छा है, एक बार तू मुझे अपना पूरा घर दिखाना। तो बोलता है यार अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और देखते हैं कभी, और जब मौका बनेगा तो तुझे मैं अपना घर दिखा दूंगा।
लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई थी, लेकिन बातचीत जस्ट एज अ फ्रेंड ही हो रही थी। कुछ दिनों के बाद क्लास के अंदर भी रक्षा जो थी वह राजन के पास में ही बेंच पर आकर बैठने लगी और धीरे धीरे इनके बीच में नज़दीकियां भी बढ़ने लगी। इसके कुछ टाइम के बाद अराउंड 15 अगस्त 2022 को रक्षा राजन के पास आती है और उसे बोलती है कि यार उसे ना खुशी, मतलब कुछ वो पार्ट टाइम जॉब करे, उसके लिए उसे एक लैपटॉप चाहिए कुछ दिनों के लिए। तू अपना लैपटॉप मुझे देगा क्या? तो उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उसने बार बार कहा और वो उसकी सिचुएशन जानता था, हेल्पिंग नेचर का बहुत था राजन। तो उसने लगा कि मेरे पास तो घर पर डेस्कटॉप भी है, तो मैं इसको अपना लैपटॉप दे देता हूं, ये काम कर लेगी। तो उसने कहा कि यार ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है, तो एक काम करना, आज कॉलेज के बाद मेरे घर से वो लैपटॉप पिक कर लेना। तो वो खुश हो गई, बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, इसी बहाने तू मुझे अपना घर भी दिखा देना। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद ये दोनों घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद राजन ने रक्षा को अपना पूरा घर दिखाया और उसके बाद थोड़ी देर ये इसके कमरे के अंदर बैठे, वहां पर इन्होंने बातचीत वगैरह की और उसके बाद यह अपना लैपटॉप जो था उसने उसको रक्षा को दे दिया। जाते जाते उसने राजन को हक किया और हक करने के बाद वो उसे किस करने लगी। उसने जैसे ही राजन को किस किया, उसके किस करने के बाद राजन को एक अलग सा ही एक अलग सी फीलिंग, जैसे बिल्कुल ऐसा सा कोई अलग लेवल की, उसका अलग वर्ल्ड की उसको फीलिंग आ गई हो, बिल्कुल इस तरह का वो हो गया था। वो हक्का बक्का रह गया से वो हिप्नोटाइज हो गया हो और उसके बाद वो उसे बाय करके वहां से निकल गई। अब ऐसा नहीं था कि ये सब राजा की लाइफ में पहली बार हुआ था, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ उसको इट वॉज आउट ऑफ वर्ल्ड टाइप। इस तरह से पहले कभी उसके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ ही ना हो। थोड़ी देर के बाद वो अपने होश में आया, उससे लगा ये क्या हुआ यार, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। खैर एनी हाउ, उसके बाद भी इन लोगों के बीच में बातचीत होती रही और ठीक ठाक इनके लोगों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ गई थी। खैर इसके बाद इनका फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया था और उसके बाद इनको जाना था इंटर्नशिप पर। तो इंटर्नशिप पर राजन जो था वो गाजियाबाद गया हुआ था और वहां जाने के 1-2 वीक के बाद अराउंड मिड अक्टूबर उसके पास एक दिन रक्षा का फोन आता है। उसने कहा कि उससे मिलना है और वो फोन के ऊपर रोने लगी थी। उसको इस तरह रोता हुआ देखकर उसने उससे कहा कि ठीक है, तुम राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पहुंचाओ, मैं भी वहीं पर पहुंचता हूं। और वो वहीं पर मिले। वहां उससे मिलते ही रक्षा बहुत बुरी तरह से रोने लगी और रोते थे उसे बोली कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी, मैं जा रही हूं। तो उसने बोला कि क्या हुआ, बात क्या हो गई, तुम्हें मरने मारने की बातें क्यों कर रही हो? तो उसने बताया कि उसको 0 का लॉस हो गया है। उसने किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के अंदर अपने रुपए 1000 इन्वेस्ट किए थे और वो पैसे डूब गए हैं और अब उसके पास वो पैसे हैं नहीं और उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो मेरी मदद कर सकते हो? राजन के पास पैसे तो थे लेकिन उसको पैसे देने नहीं थे। लेकिन जैसे उसने पूछा, उसकी आंखों में आंखें डालकर पता नहीं उसको क्या हुआ। उसने उससे कहा कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम इस तरह से परेशान मत हो। उसने उसको ऑन द स्पॉट पैसे निकाल कर दे दिए और उसके बाद फिर वो लोग वहां से चले गए। इसके बाद इनका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। इसका बाद इनका मिलना जुलना और ज्यादा बढ़ गया और अब वो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ राजन के लिए बना के लाया करती थी और वो जो भी कुछ बना के लाती थी वो उसके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ राजन को ही खिलाती थी और कि उससे मांग भी लेता था तो बोलती थी कि यह सिर्फ राजन के लिए, और राजन ने मुझे मना किया है। किसी और को खिलाने को सब कुछ स्मूथली चल रहा था। फिर एक दिन वापस से अराउंड 28 नवंबर 2222 के आसपास उसने फिर से राजन को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। वो इस बार फिर से रो रही थी और रोते रोते फिर से वो वही धमकी दे रही थी कि वो अपनी जान देने जा रही है। उसने उसको बोला कि तुम रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो उससे मिलने गया। जब उससे मिला तो वो रोते रोते उसके बिल्कुल गले चिपक गए और बोलते हैं कि उसके पिताजी को कोई ना बहुत परेशान कर रहे हैं और उनको 1000 की जरूरत है, तुम मेरी हेल्प कर दो। राजन मना करना चाहता था उसके, वो पैसे बिल्कुल नहीं देना चाहता। उसके पास पैसे पड़े हुए थे, उसकी जो सेविंग्स थी उसमें उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, लेकिन वह चाह कर भी मना नहीं कर पाया, जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो।
जैसे उस लड़की ने बोला, उसने 0,000 निकाल कर उसको दे दिया और उससे कहा कि तुम ये पैसे अपने पापा को दो और उनकी हेल्प करो। इससे पहले राजन की जो फैमिली थी, वो अपनी फैमिली से बहुत ओपन था। वो अपनी सारी बातें अपने चाचा से या अपने जनरली पापा मम्मी से भी वो कर लिया करता था। लेकिन ये जो उसने काम किया, उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया, और इसके चलते उसने अपनी सेवी में रखे हुए जो 50,600 थे, वो भी पूरे के पूरे खर्च कर दिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। बचपन से ही राजन को एलर्जिक अस्थमा था। उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपनी दवाइयां वगैरह लिया करता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही, मतलब जैसे उसके वो करीब आया था, इसके बाद से उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब होने लग गई थी। उसे लगा कि दिल्ली के अंदर दिवाली का टाइम है, पोल्यूशन होता है, इस वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है और कोई बात नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास गया कंसल्ट करने के लिए। खैर, डॉक्टर ने भी सेम वही जवाब दे उसकी कुछ दवाइयां शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी उसकी, मतलब जो रक्षा से दूरियां, मतलब जो नजदीक है थी, वो और बढ़ने लगी। लोग कॉलेज में भी साथ साथ रहने लगे। वो रोजाना उसको बस स्टॉप तक छोड़ने जाता। बातचीत इनके अंदर होती, नजदीक इनके अंदर और बढ़ गई थी। और इसी के साथ साथ राजन अपने घर की हर एक चीज रक्षा को बताने लगा था। घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी उसकी, मतलब जो रक्षा से दूरियां, मतलब जो नजदीक है थी, वो और बढ़ने लगी। लोग कॉलेज में भी साथ साथ रहने लगे। वो रोजाना उसको बस स्टॉप तक छोड़ने जाता। बातचीत इनके अंदर होती, नजदीक इनके अंदर और बढ़ गई थी। और इसी के साथ साथ राजन अपने घर की हर एक चीज रक्षा को बताने लगा था। घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वह क्या काम करना चाहता है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उनके लिए वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, कहीं उसको जाना है तो वहां जाए या नहीं जाए, ये भी सब उससे पूछा करता था। और इसी के साथ साथ जो उसके स्किल सेट थे, उसने कोई भी पार्ट टाइम काम लेना बंद कर दिया था और धीरे धीरे वो अपने स्किल सेट को भूल रहा था। फिर इसके बाद इनके मिड सेम एग्जाम स्टार्ट हुए। जब एग्जाम स्टार्ट हुए तो इसके दादा की भाई की बेटी, मतलब इसकी बुआ थी, है ना, कजिन बुआ बोल सकते हो, उनकी शादी थी। तो घर में डिसाइड हुआ, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं तो ये घर पर ही रहेगा, शादी में नहीं जाएगा, सिर्फ जब मेन फंक्शन होगा उस दिन जाएगा। तो बाकी के जितने भी फंक्शन होते थे, उन सारे फंक्शंस में इनके घर वाले जाया करते थे और ये घर पर अकेला रहा करता था। तो एक दिन जब ये घर पे अकेला था, उस दिन ये कॉलेज गया हुआ था और कॉलेज में दोस्त बोला कि यार मेरे ना, मैं आज का ना बिल्कुल घर पे अकेला हूँ, और जो मेरी हुआ है उनकी शादी, उसमें सब घरवा लगे हुए हैं, तो आज मैं घर पे बिल्कुल चल मारूंगा, कुकिंग करूंगा, मूवी देखूंगा, मस्त मजा करूंगा। इसने दोस्तों के अंदर यूं ही बताया। इन जनरल में उसकी बात को रक्षा ने बहुत ध्यान से सुना। तो उस दिन हर दिन की तरह जब राजन उसको बस स्टॉप पर छोड़ने जा रहा था, तो बस स्टॉप पर चलते चलते रास्ते में रक्षा राजन से बोलती है कि सुन, आज तेरे घर पे कोई नहीं है ना, चल अपन तेरे घर चलते हैं, वहां पर हम मूवी देखेंगे, है ना, खाना वाना पकाए मस्ती करेंगे इस पर। राजन ने उसको अपोज किया। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं यार, मैं अकेला ही अपना टाइम स्पेंड करूंगा कभी, और देखते हैं। ये कहकर वो अपने बाकी दोस्तों से बात करने लगा। इसी दौरान उसने किसी को कॉल किया, और जब ये लोग बस स्टॉप पर पहुंचे तो बाकी दोस्त अपना अपना चले गए। ये दोनों वहीं पर बचे हुए थे। उसने दोबारा से राजन की आंखों में देखा और बोला, राजन तेरे घर चले। इस बार पता नहीं क्यों राजन उसको मना ही नहीं कर पाया। उसने सीधा बोला कि हाँ चल। फिर ये दोनों राजन के घर पहुंचे। घर में घुसते हुए बहुत खुश थी। उस सीधा राजन के कमरे में गई और वहां पर जाकर बैठ गई और फिर उससे पूछने लगी कि वो अपने घर को और अपने रूम को कैसे मेंटेन करता है, वो अपनी चीजें कहाँ रखता है, कहाँ पर वो चीज, किन चीजों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, कैसे वो अपने कमरे को अरेंज करके रखता है, और कैसे जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको वो सेफ रखता है। और जैसे जैसे वो पूछती जा रही थी, वो बिना सोचे समझे उन चीजों के जवाब देते जा रहा था। फिर इसके बाद राजन अपने घर के किचन में कुछ खाना वाना लेने चला गया और वो उसके रूम में बैठकर उसका सामान वगैरह छेड़ रही थी। उसने बोला कि चलो अपन मूवी देखते हैं। तो ये लोग इनके घर के लिविंग रूम में आकर मूवी वगैरह देखने लगे। करीबन आधा घंटा स्पेंड करने के बाद उसने कहा कि सुन, अब तू मुझे बस स्टॉप छोड़ दे, मेरे को घर जाना है, मुझे कुछ काम है तो। और इतना बोलते वो बहुत खुश था, शायद उसे कोई ताली की चाबी मिल गई हो। उसने ठीक है, उसने कहा ठीक है।
चलते हैं। उसने उसको बस स्टॉप पर छोड़ा। वो अपने घर निकल गई और वह आकर अपने घर पर सो गया। उसके अगले ही दिन वह अपने गांव निकल गई। करीबन 2-3 दिन के बाद वह अपने गांव से वापस आई। उसने उससे पूछा तो उसने बोला कि उसकी दादी गांव में रहती, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से वो इसके और ज्यादा क्लूज आ गया। अब आप ये बोल सकते हो कोई पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। वो जो बोलती थी वो करता था। वो सिर्फ और सिर्फ उसी से बातें किया करता था। इवन कॉलेज भी अब वो इरेगुलर जाता था और दिन भर उससे फोन के ऊपर बात किया करता था। उसके अलावा उसने अपने सारे दोस्तों से भी दूरियां बना ली थी। और एक दिन तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये लोग क्लास में बैठे हुए थे। किसी प्रोफेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा था कि शायद रक्षा ने उसका आंसर गलत दे दे, कुछ था। और इस बात पर अपने ने सारे दोस्तों से भिड़ गया था और लड़ाई इतनी हो गई थी कि उनके प्रोफेसर, उनके प्रॉक्टर तक को इनको बीच में आना पड़ा था। मतलब अपने वो दोस्त जिनके साथ ये घूमा करता था, उनसे भी इसने डिस्टेंस बना ली थी। चीजें ऐसे चल रही थीं। अब वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो चुका था कि वो रक्षा की और रक्षा उसकी, मतलब वो रक्षा का हो चुका है और रक्षा उसकी हो चुकी है। इस तरह चल रही थी चीजें। फिर आया रक्षा का बर्थडे। तो जब रक्षा का बर्थडे आया तो रक्षा ने फिर से राजन को फोन किया और बोला कि यार मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। अब उसके पास खुद 50 लाख रुपए हैं, के पास तो पैसे नहीं थे। लेकिन उसने अपने चाचा से झूठ बोलकर 50 लाख था, जो था एजरा। उसे भी नाम बहुत अच्छा लगता था। और सिर्फ यही नहीं, इस नाम को लेकर वह राजन से कोई भी काम करवा लेती थी। चाहे कोई सामान लेना हो, चाहे पार्टी दिलवाने हो, चाहे फोन रिचार्ज करवाना हो, चाहे मूवी देखनी हो, कोई भी ऐसा काम वो जो करवाना चाहती थी, उस काम को करवाने के लिए सिर्फ उसे इतना बोलना पड़ता था, इजरा मुझे ये ला दो, इजरा मेरा ये काम करवा दो। और इधर इजरा मतलब राजन, उसकी तबीयत में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। अपने एलर्जी की गोलियां ले रहा था, बट फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब उसे वापस से इनहेलर यूज करना पड़ा था, जो पंप आता है, ब्रीदिंग पंप, वो। और पिछले 7-8 साल से उसने कभी भी इनहेलर को यूज नहीं किया था। लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि उसे वापस इनहेलर को यूज करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद इनका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ। फिर से वह क्लास में उसी के साथ बैठता था। वह अपने घर में अपने दोस्तों से किसी से बात नहीं करता था। वह सिर्फ और सिर्फ रक्षा से ही बात करता था। और सभी लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि तो रक्षा की पूंछ बन चुका है। जैसा वह कहती है उसका बंदर बन चुका है। जैसा वह कहती है वैसा यह करता है। खैर, वो अपने सभी दोस्तों की बातों को इग्नोर कर दिया करता था। फिर सडन एक दिन उसके पास वापस से रक्षा का कॉल आया। वो फिर से फोन पर रो रही थी और उसने वापस से उसको मिलने बुलाया। जब उससे मिलने पहुंचा तो उसके पास बैठकर रोने लगी। बोलने लगी कि मेरे पापा की जॉब चली गई है और मेरी कुछ मेडिसिन्स चल रही है, और अगर वो मेडिसिन्स मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं उन मेडिसिन्स को खरीद पाऊं। राजा ने उसे पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो बोलती, मुझे 200 हद चाहिए। तो बस 00 की मेडिसिन बोले। हाँ, वो पूरा का पूरा एक कोर्स है जो एक साथ आता है, और अगर वो नहीं मिला तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अब अगर इस टाइम पर राजन के पास पैसे होते तो शायद उसको पैसे दे देता, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। उसने उसको साफ साफ मना कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं है, तुम इस बार कहीं और से इंतजाम कर लो। जैसे उसने पैसे के लिए मना किया, वो गुस्सा हो गई। बोलती, तेरे पास पैसे सब है, लेकिन तू मुझे पैसे देने नहीं चाह रहा है। तुझे घमंड आ गया अपने पैसों का। मैं सब जानती हूं। तूने मुझे थोड़े बहुत पैसे कर दिए थे। लग रहा है कि मैं बार बार तुझसे पैसे मांग रही हूं, तो एक बार तेरे पैसे मैं वापस दे दूंगी। और बोला, भा, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुनते ही वो वहां से चुपचाप उठी और अपना रास्ते चली गई। उसे लगा बड़ा अजीब सा बिहेवियर था उसका। ठीक है, वो भी वापस अपना घर आ गया और घर पे अपना खाना वाना खा पी के सो गया। अब जब सुबह वो उठा तो उसके पैर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। उसकी जो एंकल होती है, एंकल से नीचे का जो पूरा पैर कैसा था, वो सूज के मोटा हो गया था और उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने घर वालों को बताया। घर वाले डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, एक्सरे करवाया। एक्सरे में कुछ भी नहीं था कि कहीं हड्डी बड्डी कुछ टूटी हुई हो। फिर डॉक्टर को वापस दिखाया तो उसने MRI लिखी और MRI में आइडेंटिफिकेशन। 1 हफ्ते के बाद राजन को थोड़ा ठीक लगने लगा। उसके बाद उसने फिर कॉलेज जाना शुरू किया और जैसे वो कॉलेज पहुंचा, वापस से उसके पास आकर बैठ गई।
और अब वो उससे बड़ी अलग अलग अजीब सी बातें किया करती थी। उसने उससे बोला कि राजन सुन, मेरे पापा का ना कहीं अफेयर चल रहा है यार, तू उसका पता लगा दे। उसने बोला कि मैं कहाँ से पता लगाऊंगा, मैं कोई डिटेक्ट थोड़ी ना हूँ। फिर 1-2 दिन के बाद उसने दोबारा उससे बोला, राजन सुन, मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहीं से ना मेरी मर्फ इमेज बना ली है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे 0,000 मांग रहा है। मुझे उसको 0,000 देने पड़ेंगे वरना मुझे बदनाम कर देगा, तो मुझे सुन दे दे। पैसे होते तो शायद राजन दे भी देता, पर उसके पास पैसे थे नहीं तो उसने मना कर दिया। इस तरह से चीज चलती रही। फिर उसका बर्थडे आया। बर्थडे पर भी उसने छोटी सी एक पार्टी दी अपने दोस्तों वगैरह को, और उसमें रक्षा भी आई थी। तो ये सब कुछ अब नॉर्मल चल रहा था। वह बातचीत उससे किया करता था, लेकिन जब भी वह पैसे मांगती थी तो क्योंकि राजन के पास पैसे थे नहीं, अब देता कहां से, इसलिए उसको हर बार मना कर दिया करता था। तो राजन का जो बर्थडे था वो था 29 मार्च को, और 31 मार्च को रक्षा ने आकर राजन को प्रपोज कर दिया और राजन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। और इस तरह से इनकी जो भी दोस्ती थी वह अब रिलेशनशिप में बदल गई थी। खैर, उसके 2-4-5 दिन के बाद उसने उसको बता कि उनके गांव में एक मेला लगता है हनुमान जी का, और वह हर साल अपनी पूरी फैमिली के साथ उस मेले के अंदर जाते हैं, तो उसको भी उस मेले के अंदर जाना है और 2-3 दिन के बाद वो निकलेगा। तो 1-2 दिन वहां पर लगते हैं, रह करो वो लोग वापस से लौटते। उसने ऐसे उसको बताया कि भाई वो बाहर जा रहा है। तो उसकी बात सुनकर उसने उसे कहा कि तुम वहां पर नहीं जाओगे। तो बोलती, पागल हो गई हो, मैं हर साल वहां पर जाता हूं, पूरी फैमिली के साथ जाता हूं। तो बोलते, नहीं, तुम अगर वहां जाओगे तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। उस समझ में नहीं आया कि पागल है, घर के मेले में घर की पूजा में जाने के लिए कौन मना करता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने 2-3 बार उसको समझाया भी, पर जब भी वो ये बात करता तो उससे नाराज हो जाती। अब इसके बाद सब कुछ बेकार होना शुरू हो गया, जैसे उसने उसको बताया। अब राजन था, वो बहुत डिप्रेशन में चला गया कि मुझसे वो अपने आप में कुंठित हो रहा था कि मुझसे नाराज क्यों हो गई है। मतलब नाराज वो हुई, लेकिन सारा इंपैक्ट इसके लाइफ पर पड़ रहा था। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चला गया। इवन इसके मन में ऐसे थॉट्स आने लगे, अपने वो खत्म कर ले, और उसके लिए आपसे छोटी सी बात कि वो नाराज होकर चले गए और उस बात में बुरी तरह से डिप्रेस हो गया। और एक दिन तो वो रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा भी हो गया, पर पता नहीं कहां से उसमें बस इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब तक ट्रेन आए वो ट्रेन के सामने खड़ा हो, और वो वहां से निकलकर वापस अपने घर पहुंच गया। घर पर जब वो आया तो उसको बहुत ब्रीथिंग में इश्यू आने लगे, बहुत हैवी फील होने लगा, और ऐसा लगा उस चेस्ट के ने बहुत सारा वजन रख दिया हो। और उसने इनहेलर यूज किया, बट इनहेलर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर उसको कफ यानी बलगम आने लगा, और उस बलगम के अंदर उसके साथ साथ खून आ रहा था। और करीबन 40-60 ml के पास उसके जो चेस्ट होता है, फेफे हो है, उससे खून निकला, और उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गया। और उसके बाद जब उसकी दोबारा आंख खुली तो सीधा हॉस्पिटल में था। करीबन 4 अप्रैल के आसपास उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि कैसे वो पालम के स्टेशन पर ट्रैक पर जाकर खड़ा हो गया था। उसके मन में जो थॉट्स आए थे वो सारे उसने शेयर किए। उनकी बातें सुनकर उसके चाचा और उसके पापा बोलते हैं कि इसको हमें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाह, और राजन भी इस चीज के लिए तैयार हो गया था। क्यों, उसे भी लग रहा था वो कुछ ना कुछ मेंटल इशू है, लेकिन वो कहीं और जाते। उससे पहले इसके जो दादाजी थे वो बोलते हैं कि गांव में हनुमान जी का मेला भर रहा है, पहले से गांव के मंदिर में लेकर चलते हैं, उसके बाद तुम इसे कहीं भी ले जाना चाहो वहां ले जाना। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 अप्रैल 2023 को ये लोग पहुंचे अपने गांव के मंदिर पर। तो पूरी फैमिली 2 गाड़ी लेकर पहुंचने निकले अपने गांव के लिए। इनका गांव जो था वो राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के पास में था, मतलब राजस्थान में पड़ता था, और NH-48 से थोड़ा अंदर उतरकर इनका गांव था। ये लोग 2 गाड़ियों के अंदर थे। एक गाड़ी L800 थी जिसके अंदर इनकी दादी और इनके चाचा की फैमिली ट्रेवल कर रही थी, और दूसरी इनकी शेवरले पार्क थी जिसके अंदर ये इनके दादा, इनके मम्मी पापा ट्रेवल कर रहे थे। 2 फैमिलीज ये एक साथ ट्रेवल कर रही थी। दिल्ली के ट्रैफिक से बचने के लिए और टाइम से पहुंचने के लिए सुबह 6 बजे के आसपास अपने घर से निकल गए थे, और हाईवे में पहुंचकर करीबन 120 के आसपास की स्पीडमैन की कार चल रही थी। तभी चलते चलते अचानक से इनकी जो कार थी जिसमें राजन खुद बैठा हुआ था, उस कार के राइट साइड का फ्रंटर
एकदम से निकल के भाग गया और गाड़ी घिस करती हुई हाईवे के ऊपर गई। और जब तक वो अपने आप से स्टेबल होके नहीं रुकी, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन पता नहीं किसी चमत्कार की वजह से इनमें से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चोट सभी को लगी। राजन के भी सिर पे लगी, इनके दादा के भी हाथ पे लगी, लेकिन ऐसी कोई सीवियर या फिर सीरियस चोट किसी को भी नहीं लगी थी। फिर इन्होंने जैसे जैसे करके उस गाड़ी मतलब रास्ता रोक एंड के साथ में एक और फैमिली की कार थी, फिर एक टोइंग वैन को बुलाया गया। वो टोइंग वैन उस गाड़ी को लेकर के और ये लोग फिर उसके बाद बस से अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद थोड़ी देर उन्होंने अपने घर पे रेस्ट किया। उसके बाद ये लोग निकल गए मंदिर के लिए। अब इनके गांव में जो मंदिर पे मेला भरता था, हनुमान जी का मेला भरता था, उसमें ना अलग अलग जगह से बाबा लोग हैं, ना साधु पुरुष। ये सब आया करते थे जयपुर से, अलवर से, आसपास के सभी एरियाज से। तो ये लोग वहां मंदिर महिला गए मंदिर के दर्शन के। उसके बाद ये लोग वहीं मंदिर में बैठे हुए थे। इनके दादा जो है वो खड़े होकर इनके चाचा से बात कर रहे थे और राजन नीचे जमीन के ऊपर बैठा हुआ था। तभी एक साधु बाबा मतलब बाबा जो थे वो वहां से गुजरे और गुजर के राजन को उन्होंने देखा बहुत घूर के अच्छे से, और फिर उसकी तरफ हंसते हुए जाकर वह अपने आसन पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद उन बाबा ने इनके मतलब आवाज दी इनके पापा को कि इधर आओ। तो इनके पापा, इनके चाचा, इनके दादा और राजन चारों उन बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बाबा, और इसके बाद उन बाबा ने जो बताया उसको सुनकर सभी लोग शॉक थे। उन्होंने कहा कि इस लड़के के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। चौकी के वशीकरण ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि हां, इस लड़के के ऊपर कई महीनों से वशीकरण हुआ है। और इसके बाद उन्होंने एक एक चीज खोल दी कि कैसे उसके मुंह से खून आया, कैसे वो रेलवे ट्रैक पर अपने आप को खत्म करने के लिए पहुंचा था, कैसे रास्ते में आते टाइम उनकी गाड़ी का पहिया निकला, और यह सब अपने आप नहीं हुआ है। ये सब हो रहा है उस लड़की की वजह से जिसने इसके ऊपर वशीकरण किया है। अब ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह गए सबके सब कि लड़की। उन्होंने पूछा उसे कौन सी लड़की। उन्हें बताया कि इसकी कोई मित्र है और उसी महिला मतलब जो लड़की है उसकी जो फ्रेंड है, उसी ने इसके ऊपर ये सब कुछ किया है। राजन के लिए सब कुछ विश्वास करने लायक नहीं था, क्योंकि वो कभी भी इन चीजों को विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज उसके सामने वो खुद एक एग्जाम्पल बन गया था जिसके साथ ये चीजें हो रही थी। और वो बाबा जिनको आज तक अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं ना, उसे उन्हें कुछ जानते ना, उन्होंने एक चीज भी बताई हो। उन्होंने राजन की पिछली सारी जिंदगी खोल कर रख दी। जब भी उसके साथ इंसिडेंट हो रहा सब कुछ खोल के रख दिया, तो राजन को ना चाहते हुए चीजों पर विश्वास करना पड़ा। उसके पिताजी ने उनसे कहा कि बाबा, अब आपने ही प्रॉब्लम बताई, तो आप इसका इलाज भी बताओ कि इसका इलाज कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा, आज दिन अच्छा है, आज मेले का समय है, मंदिर में हम तुम्हारी समस्या का समाधान कल करेंगे। अब अगले दिन राजन, उसके चाचा, उसके पापा, उसके दादा वापस से मंदिर में पहुंचे। वहां पर वो बाबा वहीं थे। उन बाबा ने राजन को बिठाया अपने सामने। फिर उसके बाद उन्होंने पानी ले एक गिलास में, उस पानी में उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े। उसके बाद वो पानी उन्होंने उसको पीने को दिया, और जैसे उसने पानी का गिलास पी के खत्म किया, पानी पीते ही उसको वापस से उल्टी आई, और उसने जैसे उल्टी की, उस उल्टी के अंदर खून निकला, और एक बिल्कुल हरे रंग का ऐसे गुच्छा सा निकला, बंधा हुआ सा, जैसे किसी ने कुछ हरी सी पोटली उसको खिला रखी हो। पेट के अंदर वो उससे बाहर निकली। और उसके बाद उन बाबा ने बोला कि ये सब खिला खिलाकर उस लड़की ने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है, और वो इसे एजरा नाम से बुलाती थी, और इस ना से बुलाने पर वो जो काम कहे वो काम ये कर दिया करता था। राजन शॉक्ड था कि चलो बाकी सारी बातें ठीक है, बट ये एजरा नाम तो आज तक उसने किसी को बताया नहीं। यह बात भी उन बाबा को पता थी। उसके लिए सब कुछ बहुत अनरियलिस्टिक था कि सब कैसे पॉसिबल है भाई, इनको ये सारी चीजें कैसे पता है। बात यहीं पे खत्म। इन्होंने और बताना शुरू किया कि वह रोजाना तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाती थी, और उसे मिलाकर वो तुमको खिलाया करती थी, और अपने वशीकरण को उसने मजबूत कर लिया था। लेकिन पहली बार तुम्हें पता है तुम्हारा वशीकरण कब हुआ था? अब सभी जानना चाहते थे। तो राजन के सामने ही, मतलब उनके परिवार के सामने, उन्होंने कहा कि पहली बार जब उस लड़की ने तुम्हारा चुंबन लिया था, तब उसने तुम्हें पहली बार वशीकरण किया था। वो पहला पॉइंट था।
जो पहली बार उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कार्य करना शुरू किया था। उसकी बात सुनकर राजन शॉक्ड रह गया। बोला कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह तक बताया कि तुम ध्यान दो, उस लड़की ने उस दिन एक लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी होगी। दिमाग लगाया, ध्यान दिया तो हाँ, उस लिपस्टिक के अंदर उसने अपने मासिक धर्म के रक्त को मिला रखा था और वहां से उसने तुम पर यह क्रिया करना शुरू की थी। वह गांव जाती थी और गांव जाकर अपनी किसी रिश्तेदार के द्वारा तुम पर यह क्रिया करवाती थी। किसी को विश्वास नहीं था, राजन को वास था ही नहीं। इट वॉज नॉर्मल कि ठीक है, उसकी फ्रेंडशिप हुई, उन्होंने किस किया और उसकी वजह से वो इतनी ज्यादा मुसीबत के अंदर फंस गया। वो उस लड़की के वशीकरण के अंदर चला गया। फिर उन्होंने और आगे बताया कि वो लड़की ने तुम्हारे घर के अंदर भी कुछ रखा हुआ है। तुम जाओ, तुम्हारे पलंग के पास में जो भी तुम चीज रखते हो, जिस सामान रखते हो, उसके अंदर तुमको एक लिफाफा मिलेगा। उसमें भी उसने कुछ चीज रखी हुई है जिसकी वजह से तुम उसके वशीभूत हो चुके हो। तुम उस सामग्री को निकालना और तुम्हारे घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसके हवन कुंड में ले जाकर उस चीज को चला देना। और इसी के साथ उन्होंने एक धागा भी बांधा जो आज तक भी राजन के हाथ पर बंधा हुआ है। यह सब जानने के बाद राजन ने बाबा से पूछा कि लेकिन बाबा, उसने ये सब किया क्यों मेरे साथ? तो उन्होंने बताया, बेटा, सब धन के लालच में वो तुमसे धन टना चाहती थी। कुछ धन उसने तुमसे ऐंठ भी लिया, पर शायद जब वो तुम और उसको धन नहीं दे पाए तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया और वो तुम्हारी तबीयत खराब करने लगी। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो वो तुम्हें इलाज का बहाना देकर कि मैं इसका इलाज करवा सकती हूं, वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से और भी ज्यादा धन ऐंठ दी। लेकिन अब जाओ, बाबा की कृपा से तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, आगे तुम्हारी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब उस लड़की से दूर रहना। इसके बाद ये लोग घर पहुंचे। अब जो प्रॉब्लम्स थी राजन को, जो 2 दिन पहले प्रॉब्लम्स थी, अस्थमा वाली, एलर्जी वाली, कफ में खून आने वाली, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं थी। बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह रह रहा था। नॉर्मल इंसान जैसा होता है वैसे उसको फील भी हो रहा था। ऐसे कोई बीमारी उसको फील नहीं हो रही थी। घर आने के बाद उन्होंने राजन के कमरे को चेक किया तो वाकई में उन्हें उस कमरे के अंदर एक कागज की पुड़िया के अंदर राई सरसों, जोते, ना सरसों और नमक सरसों के दान के अंदर नमक रखा हुआ मिला। एक पेपर में उसको काली मिर्ची मिली जिसके अंदर उसने एक बहुत अजीब सा डिजाइन बना रखा था। ये सब उन्होंने देखा और इकट्ठा करके इन सबको इनके जो दादा थे वह इनके घर के पास वाले मंदिर के हवन कुंड में डालकर आ गए। और उसके बाद से राजन ने रक्षा से बात करना बंद कर दिया। वो उससे किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद रक्षा ने वापस से राजन को कांटेक्ट किया और इवन उसको अपने साथ इंटीमेट होने तक का भी ऑफर दे दिया। उस टाइम तो उसने उसे मना कर भगा दिया वहां से, मैसेज के अंदर बोल दिया उसको उल्ट सीधा। और उसके बाद उसने अपने घर पे बात बताई तो इनके जो चाचा हैं, उनके कोई जानकार ऐसे जो हैं, जो उसी के उनका जो थाना है वो उसी एरिया में पड़ता है जहां पर वो लड़की रहती है। वो समझ में आ गया था कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने उनका सहारा लेकर उस लड़की को वहां पर बुलाया। उसको थोड़ा डराया धमकाया कि दोबारा से इस लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और तब से लेकर आज तक राजन की दोबारा कभी रक्षा से ना तो कोई बात हुई है और ना ही वो उससे बात करना चाहता है। उसने उस लड़की के ऊपर केस भी किया फोर्जरी का, और जो भी उसने पैसे लिए थे उससे दिसंबर 2023 तक उसके वो पैसे उसने वापस भी कर दिए। अब वो किस प्रेशर में किए ये तो राजा नहीं जानता है, उसने क्या ट्रिक बिठाई है। लेकिन उसने जो भी उस लड़की को पैसे दिए थे वो पैसे भी उसको वापस मिल गए। और अब उस लड़के ने कॉलेज में आना हुई बंद कर दिया है। वह भी अब राजन के किसी तरह के कांटेक्ट में नहीं है। राजन ने जब ये स्टोरी शेयर की तो उन्होंने ऑब्वियसली नाम चेंज करने के लिए कह दिया था। नाम मैंने थोड़े से चेंज कर दिए, लेकिन उनका एक क्वेश्चन है कि वह इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। तो उनका क्वेश्चन मुझसे भी और साथ साथ क्वेश्चन आपसे भी है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि किसी के चुंबन के द्वारा कोई वशीकरण में चला जाए, काला जादू हो जाए? अगर ऐसा पॉसिबल है तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें जरूर बताएं कि जो उसके साथ हुआ यह मात्र एक कोइंसिडेंस था या वाकई में उस लड़की ने उसके ऊपर वशीकरण क्रिया की हुई थी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।